एक्ट को तो बहुत अच्छे से पढ़ रखा है ना। एविडेंस को तो ऑलरेडी अपन पढ़ के बैठे हैं। एविडेंस का एक्सटेंशन ऑर्डर 16 का एक्सटेंशन ऑर्डर 18 है, ठीक है। राइट टू बिगिन, अब प्लेंटिव जो होता है, वादी जो होता है, उसको चीजें शुरू करने की परमिशन दी जाती है। अगर कोई डिफेंडेंट जो है वो खुद से आके कह दे कोर्ट में कि हाँ ये मुझे मान्यता है, मैं इस फैक्ट को मानता हूं, जो भी चीजें लिखी है वादी ने वो मुझे कबूल है, अगर ऐसी बात हो जाती है तो खत्म। वरना कुछ एडिशनल फैक्ट्स होते हैं। एडिशनल फैक्ट्स का मतलब क्या होता है, कुछ और भी चीजें, ठीक है। तो डिफेंडेंट जो होता है वो कहता है तो ठीक, वरना वादी जैसे कि अभी समझो 10,000 रुपया, वादी के सिर्फ 10,000 रुपया बनते हैं, लेकिन वादी जो है वो लालची कुत्ता है, वो बोलता है मेरा तो 50,000 रुपया बनता है, सॉरी 50,000 रुपया बनता है। अगर प्रतिवादी कह दे कि हाँ भाई 10 ही बनता है, 40,000 का इससे कोई संबंध नहीं आता, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वादी को बिगनिंग तो करने दिया ना, बिगनिंग करने के लिए शुरू तो करने उसको दे दिया ना, शुरू तो वादी को करने के लिए दे दिया। अब वादी क्या करेगा, अपना काम स्टार्ट करेगा, यहां से वादी का काम स्टार्ट होगा, ठीक है। एक मिनट, चलो। राइट टू बिगिन, शुरू करने की बात है तो वादी शुरू करेगा। दूसरा रूल बोलता है राइट टू बिगिन स्टेटमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस। स्टेटमेंट की बात है कि आपकी बात रखी जाएगी, आप जो बोलना चाहती हो आपकी स्टेटमेंट, आपकी मुंह जबानी बात। उसके बाद में प्रोडक्शन ऑफ एविडेंसेस, यानी कि आप कौन से साक्ष्य लेके आने वाली हो। जिस दिन आपकी हियरिंग की डेट फिक्स होती है, जिस दिन आपके हियरिंग के दिन फिक्स होता है, उस दिन क्या होता है, अगर समझो बाय चांस अडजर्नमेंट होती है, जो कल हमने क्या देखा ऑर्डर नंबर 17 में, लीव लिया जाता है, रुका दिया जाता है, अडजर्न किया जाता है, तो पार्टी को क्या है, अपना जो भी है उसको शुरू करने का पूरा पूरा हक अधिकार है। तो अदर पार्टी जो होती है, अगर उससे कुछ एविडेंस लाना है तो कोर्ट को उसको बोलना पड़ेगा, एड्रेस करना पड़ेगा, कोर्ट को बोल के करना पड़ेगा। जो सामने वाली पार्टी होगी, प्रतिवादी जो होगा, उसको कोर्ट को बोलना पड़ेगा पहले। ऐसा नहीं होगा कि बस तुमने कह दिया तो चल गया। राइट टू बिगिन किसको है, प्लेंटिफ अपना केस ओपन करता है। जैसे हमने सीआरपीसी में क्या देखा है, कंप्लेनेंट रहता है जो, वो केस ओपन करता है ना, पीपी जो आता है केस ओपन करता है, केस की शुरुआत होती है। आपने सीआरपीसी में भी देख रखा है ये बात। तो यहाँ पे वादी ओपन करेगा, वादी अपने केस को जो भी बात होगी वो शुरू करके आगे बढ़ाएगा। तो यहाँ पर अगर प्रतिवादी को कुछ कहना है तो उसके लिए उसको कोर्ट को पहले बताना पड़ेगा, ठीक है। रिप्लाई भी करेगा। अब इसमें ना 3A 3B 3C आपके बैरक में देखो ABCD को ऐड कर दिया गया है ABCD को ऐड किया गया है ये। तो एनी पार्टी, कोई भी पार्टी अगर कोर्ट को एड्रेस करना चाहती है, एड्रेस का मतलब है बोलना चाहती है, एड्रेस का मतलब बोल के कोई ओरल आर्ग्यूमेंट कर रही है, ठीक है। ओरल आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है, ओरली कोई चीज बोलना, मुंह जबानी कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है वहां पे। तो ऐसे केस में क्या होता है, जो ओरल आर्ग्यूमेंट को लेकर आप जो भी बात कोर्ट में सबमिट करते हो, कोर्ट से कहते हो, तो ये जो हियरिंग होती है ना, देखो कभी कभी हम रिटर्न नोट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट भी दे देते हैं, पता है क्यों, क्योंकि जो हमने मुंह से बोला जज भूल भी जा सकता है, जज को याद नहीं रहना, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो हम क्या करते हैं, जज ज्यादा शाणा ना बने, हम शाणा बन के रिटर्न नोट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट कोर्ट में सबमिट करते हैं, ठीक है। उसके बाद में रिटर्न नोट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑपोजिट पार्टी को दी जाती है। हमने सीआरपीसी में भी पढ़ा है कि कंप्लेनेंट अगर कोई भी डॉक्यूमेंट लेके आके कोर्ट में लाता है तो अक्यूज को उसको कॉपी फर्निश करनी पड़ती है, पढ़ा है हमने सीआरपीसी में, सेम बात है ना। मैम
मैम जैसे वो हियरिंग जो है ना वो एडजर्न हो गई, तो उसकी तो एडजर्न हो गई, बाकी जो दूसरा पार्टी एविडेंस लेकर आया, विटनेस लेकर आया, वो क्यों सफर करेगा फिर? नहीं, अजर्नमेंट का मतलब क्या होता है, पूरा केस ही अजर्न होता है। ऐसे नहीं होता है कि दूसरा पार्टी एविडेंस लेके, अगर दूसरा पार्टी एविडेंस लेके आए तो जज कोर्ट में केस सुनेगा, ऐसा नहीं होगा। ओके मैम। ठीक है, तो कोई भी कॉपी जो होगी, अजर्नमेंट अगर ग्रांट नहीं होती है रिटर्न आर्ग्यूमेंट के लिए, नहीं देता है कोर्ट, तो क्या होगा, आप ओरल खत्म कर दो, या तो रीजन दे दो कोर्ट को कि भाई मेरे को राइटिंग में देने की बहुत जरूरी है, अगर राइटिंग में नहीं देती हूँ तो मेरा केस पूरा खत्म हो जाएगा। द कोर्ट शैल फिक्स टाइम लिमिट फॉर द ओरल आर्ग्यूमेंट। देखो ना, जो वकील होते हैं ना, एक लिमिट फिक्स करता है कोर्ट, बस इतना ही आर्ग्यू कर दिया ना, चलो अभी खत्म तुम्हारा मैटर। नहीं तो क्या होता है, हम एक एडवोकेट जो होते हैं आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, जज भी पक जाएगा इस बात को लेकर कि भाई कोई लिमिट होती है कि नहीं होती है, इतना क्या चल रहा है तुम्हारा, बस हो गया ना, इनफ इज इनफ, उतना आर्ग्यूमेंट हो गया, खत्म हो गया, तुम लोग अभी जाओ, हम तुमको जजमेंट दे देंगे। तो ये 3A 3B और 3CD में इनकॉर्पोरेट कर दिए गया है। ठीक है, अब रूल नंबर 3 क्या बोलता है, एविडेंस वेयर सर्वल इश्यूज, जहां पर मुद्दा एक नहीं है, बहुत सारे मुद्दे हैं, एक ही बात नहीं है, बहुत सारी बातें हैं, तो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, जो कह रही है उसको तो प्रूफ करना ही पड़ेगा ना, एविडेंस लेके आना पड़ेगा, उस एविडेंस का आंसर देना पड़ेगा, पार्टी को एविडेंस शुरू करते समय जो भी इश्यूज को लेकर चीजें हो रही है वो स्टार्ट में ही लेना पड़ता है। जब आप स्टार्ट करते हो ना किसी को, जिसे आपने राइट टू बिगिन देखा, यानी कि वादी केस शुरू करेगा, वादी ओपनर होगा केस का, हमने सीआरपीसी में देखा है, कंप्लेनेंट ओपन करता है केस, पीपी खड़े होकर आर्ग्यूमेंट करता है, उसके बाद में अक्यूज को अपॉर्चुनिटी दी जाती है, तो यहाँ पर प्रतिवादी को बाद में अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। आ रहा है बात समझ में? सर्वल इश्यूज का मतलब क्या होता है, बहुत सारी चीजों के ऊपर। फरा, आपको कंफ्यूजन है? ओके, अभी ठीक है। अब 3A क्या बोलता है, पार्टी टू अपीयर बिफोर अदर विटनेसेस। अदर विटनेसेस का मतलब है दूसरे साक्षीदार, दूसरे विटनेसेस। तो जहां पर पार्टी अपने आप को बोल रही है कि मैं एज अ विटनेस करके अपीयर होंगी, कहने का मतलब क्या होता है कि उस्मा एक पार्टी है केस की, वो बोलती है कि मैं साक्षी दूंगी इस केस में आपकी, मैं विटनेस बनूंगी इस केस में आके। ठीक है, मैं विटनेस बनूंगी इस केस में आके, तो वो क्या करेगी, he shall so appear before any other witnesses on his behalf has been examined unless the court for the reasons to be permit him to appear as its own witness or later stage। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा समझने की चीज है, थोड़ा सा समझो, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। जब कोई पार्टी खुद से बोलती है कि मैं इस केस में साक्षीदार बनूंगी या बनूंगा, तो उसके लिए कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, अब देखो, क्या जरूरी है कि एक ही केस आपके खिलाफ चलता होगा? बहुत केसेस भी हो सकते हैं, 138 का हो सकता है, सिविल हो सकता है, आपके दूसरे क्रिमिनल केसेस भी आपके ऊपर चलते हैं। ठीक है, एक केस में जाकर आपने विटनेस बनकर विटनेस बॉक्स में खड़े रह के सारे जवाब दिए, आपकी मर्जी थी, आपने कहा था, लेकिन आप दूसरे केसेस में क्या आप विटनेस बन सकते हो या नहीं? बिल्कुल बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, दूसरे केसेस में भी आप विटनेस बन सकते हो, लेकिन उस चीजों के लिए अगर आप कहीं पर भी विटनेस बन जाते हो तो कोर्ट आपका नाम लिखेगी कि ये ऐसा बंदा है जो विटनेस करके कोर्ट में आया है, तो उसके रीजंस रिकॉर्ड होते हैं कि इस पर्सन ने खुद से कहा कि मुझे एक विटनेस बनना है। ठीक है, केस आपका जिसमें आप गवाही दे रहे हो, गवाह बनना है, विटनेस का मतलब क्या होता है, गवाह ही होता है ना, और क्या होता है, समझ रहे हो? ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ मैम एविडेंस। हाँ, मैम 3 रूल जो है उसमें जो सेवरल इशू होते हैं, तो बिगनिंग के पहले ही हमें एविडेंस सबमिट करना पड़ता है ना? ठीक, पहले ही देना पड़ता है आपको। और जो है क्या कहते हैं फिर उसको
बिगनिंग के बाद फिर डिफेंडेंट को मौका मिलता है, बस यही है ना इस रूल में? हाँ, डिफेंडेंट को बाद में ही मौका दिया जाता है ना। ओके पहले मैम, तो बस देखो, यही है केस ना? कौन ओपन करेगा? वादी। ठीक है, वादी प्लेंटिफ। केस ओपन करेगा। केस कौन लेके आया है? सिंपल भाषा में समझते हैं। हाँ, ठीक है, केस कौन लाया? प्लेंटिफ। ठीक है, प्लेंटिफ लेके आया। तो राइट टू बिगिन किसको है? प्लेंटिफ। बेसिकली प्लेंटिफ को फुल राइट है अपना क्लेम करने के लिए, और डिफेंडेंट अपने फैक्ट्स को लेके आएगा। ठीक है, जो भी एडिशनल फैक्ट्स होंगे। उसके बाद में प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस की बात करते हैं। सूट की हियरिंग की डेट फिक्स होती है कि इस दिन सूट चलने वाला है। एविडेंस को प्रोड्यूस किया जाएगा, अदर पार्टी जो भी होगी वो भी करेगी। अगर समझो कोई बीमार है, विटनेस बीमार है, वो कोर्ट में नहीं आ सकता, तो वो कोर्ट को दिखाएगा भाई मैं बीमार हूँ, सफिशिएंट कॉज दिखाएगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं इसीलिए नहीं आ पा रहा हूँ। ये हो गया रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 3 पे अगर आए तो कहीं ना कहीं जैसे प्रोड्यूस, आपको यहाँ पे बोला जाता है कि आप अपना एविडेंस लेके आ जाए, आपको जो भी देना है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि 3A जो है वो 2000 के अमेंडमेंट से आया था। ये बात मैं बोलना भूल गई आपको, 3A जो आया है वो 2000 के अमेंडमेंट से आया है। मैम जैसे कि 3-4 विटनेस है, उसमें हम्म, 4 जैसे विटनेस है तो 3 आ गया और एक बीमार है, तो एक की वजह से प्रोसीडिंग एडजर्न कर दी जाएगी, तो तीनों का लॉस नहीं होगा, टाइम का, मनी का? देखो अगर कोर्ट चाहे ना तो तीनों का लेके एक का अजन करके नेक्स्ट डेट पर भी ले सकता है। ओके मैम। तीनों का लेके विटनेस लिया जा सकता है, ऐसे कुछ नहीं है। उनका लेके उनको ये, पर कभी कभी क्या होता है ना, अगर वो विटनेस कुछ चीजों को खराब कर सकता है ना, तो इसलिए कोर्ट अजन कर देता है मैटर। समझो ओके आप मैम। चौथा नहीं आ रहा है, लेकिन चौथा जो है वो इंपॉर्टेंट गवाह है, वो इंपॉर्टेंट गवाही देने आ रहा है। तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट को मालूम है कि अगर इसकी गवाही दूसरों को प्रॉब्लम दे सकती है, या इनकी गवाही दूसरे कॉपी करके लेके आ सकते हैं, या कुछ ऐसी चीज हो सकती है, तो उसके लिए अजन करते हैं। ये पूरा डिस्क्रिशनरी है, लेना चाहे तो ले लेंगे, नहीं लेना चाहे तो खत्म। ठीक है, अब 3A क्या बोलता है? यहां पर विटनेस की जो बात की गई है, अदर विटनेसेस की, अब जैसे हमने देखा ना कि रिटन आर्ग्यूमेंट देके हम क्या करते हैं, अपना पल्लड़ा झाड़ देते हैं। अब मेरा एक केस था, मैं जनरली बताती हूँ। ठीक है, इतना केस चलाया, विटनेसेस लिए, सब किया मैंने उसमें। अब कोर्ट जो है वो सामने वाली पार्टी के फेवर में हो गया है। मैंने ओरल आर्ग्यूमेंट बहुत अच्छा किया, सब बोल रहे थे वहां पे कि आपने मैडम बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट किया, लेकिन है ना मुझे उस जज के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। अब मैंने क्या किया, वो मेरे हाथ में हथकड़ी लगाए, मैंने उसके हाथ में हथकड़ी लगा दी। वो कैसे? मैंने रिटर्न नोट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट सबमिट कर दिया कि अभी तू इसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। ओरल के तो अगेंस्ट जाएगा क्योंकि तू बोलेगा कि मैंने ये आर्ग्यू ही नहीं किया था, लेकिन रिटर्न के अगेंस्ट जा सकता है क्या? लिखावट के अगेंस्ट जा सकता है क्या? नहीं। इसीलिए मैंने ये सब किया। तो यहां पर विटनेसेस को लेकर यही बात बोली गई है। ठीक है, अब रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस बाय कमिश्नर। आपने कमिश्नर, ये कौन सा कमिश्नर होता है बताओगे मुझे? हमने देखा है कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट होता है क्या? सीआरपीसी में कोर्ट कमिश्नर के बारे में कहीं पे भी नहीं पढ़ के आए हो आप? यस मैम, एविडेंस में पढ़ा था कि अगर कमिश्नर के आगे कोई गवाही देता है तो वो एडमिसिबल होगा। नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है। कोर्ट कमिश्नर का मतलब क्या होता है? कोर्ट अपॉइंट करती है। आपने देखा था ना, एविडेंस लेने के लिए, मैं यहाँ दिल्ली में रह रही हूँ, आप समझो पूना में रह रही हो, तो वहां पे अगर किसी चीज की एविडेंस लेनी है तो कमिश्नर अपॉइंट होता है जिस चीज को लेकर, आपकी गवाही वो यस लेता है। याद आया? कुछ यस तो मैम, याद याद आ करो। गया। यस क्या मैम, है यस मैम। बताओ, अब बताओ मैम क्या है। वो जो है क्या कहते हैं, जैसे कि दूसरे स्टेट में जाना है तो दूसरे स्टेट में पूरा कोर्ट उठ के तो आएगा नहीं, तो वहां पे एक कमीशन अपॉइंट करा जाएगा जो कि उस स्टेट में उस इंसान की गवाही रिकॉर्ड करके यहाँ सबमिट करेगा इस स्टेट में। समझा ना? अभी याद आया कुछ? यस मैम। हम्म। अब चीफ एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होती है, पहले इस पे आएंगे।
चीफ एग्जामिनेशन वो होती है, गवाही शुरू करने से पहले आपका चीफ लिया जाता है, यानी आपको पूरा केस पूछा जाता है कि बताओ क्या हुआ था ये केस में, ठीक है, जिसको हम चीफ एफिडेविट कहते हैं। उसके बाद में आपका क्रॉस होता है, कौन करता है? ऑपोजिट लॉयर, ठीक है। चीफ कौन लेगा? आपका खुद का लॉयर, ठीक है। जो आप गवाही देने के लिए कोर्ट में आए हो, तो गवाही देने से पहले आपसे पूछा जाता है केस क्या है। केस को लेकर आपको सारी जानकारी देनी पड़ती है। उस जानकारी के बाद में आपका क्रॉस लिया जाता है, जो कि ऑपोजिट लॉयर लेता है, सामने वाला लॉयर आपसे पूछता है, ठीक है। यहां तक समझा आपको? हाँ या ना? तो यस जब मैम। भी कोई केस में एग्जामिनेशन इन चीफ ऑफ विटनेस शैल बी ऑन एफिडेविट, एग्जामिनेशन ऑफ चीफ यानी कि जो गवाह देने वाला है उसको क्या देना पड़ेगा? एफिडेविट। एफिडेविट मतलब ओथ बेसिकली। नहीं, ओथ नहीं, नॉर्मल मैम एफिडेविट को क्या बोला शपथ पत्र जाता है? होता है। शपथ पत्र। यस मैम। शपथ ओथ को वेरी ही तो गुड। कहते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी तुम हिंदी भाषा में बोलो ना, इंग्लिश में क्या बता रही हो? ओथ, हमको नहीं मालूम है ओथ क्या होती है, ठीक है। उसके बाद में एग्जामिनेशन इन चीफ ऑफ द विटनेस शैल बी ऑन एफिडेविट, और वो कॉपीज जो भी होगी वो ऑपोजिट पार्टी के लॉयर को देना पड़ेगा। क्यों? वो क्रॉस करेगा आगे जाके, वो सामने वाले को क्रॉस करेगा। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने फाइल किए हैं, तो वो पार्टीज क्या करेगी? उसके ऊपर रिलाय करेगी कि ये देख ये डॉक्यूमेंट है, ये देख ये है, तो प्रूफ हो जाएगा, एडमिनिसिबिलिटी हो जाएगी कि आपने जो जो एफिडेविट के साथ डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उसके ऊपर आपसे सवाल पूछा जाएगा। एग्जाम्पल, आपने एक सेल डीड को कोर्ट में लगाया है, ठीक है। सेल डीड का मतलब ये होता है कि जब हम कोई प्रॉपर्टी लेते हैं ना, कोई किसी से भी हम प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसका सेल डीड होता है, ठीक है। सेल के राइट्स लेते हैं कि आगे जाकर हमको किसी को बेचना है तो क्या। तो आपको समझो सामने वाला पूछता है ये सेल डीड की कॉपी आपने लाई है? हाँ। इसमें जो लिखा है सही लिखा है? हाँ। इसको आपने पढ़ा है? हाँ पढ़ा है। इसमें क्या लिखा है पढ़ के बताऊं? ठीक है। फिर उसमें से सवाल पूछता है कि आपने जो ये सेल डीड की थी अपने मर्जी से की थी? हाँ अपने मर्जी से की थी। आपने किसी के दबाव में की थी? नहीं मैंने किसी के दबाव में नहीं की थी। आपने जो पैसा दिया अपने मर्जी से दिया? हाँ मैंने पैसा मर्जी से दिया। आपने ये पैसा अपने मर्जी से नहीं किसी के दबाव में दिया? नहीं दिया। तो ये है एग्जामिनेशन ऑफ चीफ और ये है क्रॉस एग्जामिनेशन। यहां पर आपको समझने वाली बात है, चीफ का मतलब ये होता है कि जो भी पार्टी है, यानी समझो वादी है, तो वादी ने उजमा को एज अ गवाह करके लाया, ठीक है। उजमा का गवाही के तौर पे क्या दिया जाएगा? एफिडेविट, शपथ पत्र दिया जाएगा, एफिडेविट दिया जाएगा। एफिडेविट में जो लिखा है वो ऑपोजिट लॉयर को दिया जाएगा। ऑपोजिट लॉयर क्या करेगा? उसके ऊपर क्रॉस करेगा, ठीक है। बहुत सिंपल बताया मैंने आपको कि आपकी गाड़ी बढ़ेगी कैसे, ठीक है। क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस इन द हाई कोर्ट। अभी क्या हाई कोर्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं यूज करती है? हाई कोर्ट को पावर नहीं है क्रॉस लेने का, चीफ लेने का या केस चलाने का? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन यूज करेगी ना, जैसे एक सेशन कोर्ट यूज करता है, जैसे एक डीजे काम करता है, तो वैसे ही हाई कोर्ट भी करेगी। ऐसे थोड़ी होगा कि हाई कोर्ट नहीं है, हाई कोर्ट भी कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट कर सकती है। हाई कोर्ट भी कह सकती है कि ठीक है दूसरे स्टेट का मैटर है, आप जाओ उनसे पूछकर सब जो भी है लेके आओ और वो गवाही उस कोर्ट में दे दो जिस कोर्ट में ये मांगा है आपसे, ठीक है। द कोर्ट कमिश्नर क्या करेगा? एविडेंस को रिकॉर्ड करेगा। कैसे? मैकेनिकली। मैकेनिकली यानी खुद के हाथों से क्या करेगा? लिखेगा। किसके प्रेजेंस में? जज के प्रेजेंस में, ठीक है। और क्या करेगा? उस एविडेंस को रिकॉर्ड जो करेगा कमिश्नर, वो रिटर्न करेगा राइटिंग में, साइन लेकर उस कोर्ट के पास जिस कोर्ट ने उसको अपॉइंट किया था, ठीक है। एविडेंस में पढ़ा था हमने इसके बारे में, कोर्ट कमिश्नर के बारे में, कि अगर जज खुद नहीं जा सकता तो क्या करेगा? कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट करेगा। कमिश्नर क्या करेगा? वो सारी चीजों का लेगा। अगर कोई विटनेस जो है, कोई गवाह जो है वो बदतमीजी करता है, डिमिन्यर,
कोई इज्जत से नहीं बात करता, कोई बदतमीजी करता है, कोई ऐसे बात करता है कि जैसे हम लोग कुछ है ही नहीं, तो उस चीज को लेकर रिमार्क लिखेगा। कौन लिखेगा? कमिश्नर लिखेगा। क्यों? जज ने उसको कहा है कि तू गवाही ले ले। ठीक है, कोर्ट कमिश्नर इसीलिए अपॉइंट किया जाता है कि वो खुद जाके सामने वाले से गवाही ले सके। ठीक है, अगर कोई भी विटनेस जो है, गवाह जो है, बदतमीजी करता है तो वो रिमार्क लिखेगा उसके ऊपर कि हमने इससे पूछताछ की थी, ये बेशर्मों के जैसे हमें बदतमीजी से जवाब दे रहा था, तो इस चीज का रिमार्क लिखा जाएगा। ठीक है, एनीवेज द कमिश्नर शैल सबमिट, कितने दिन में रिपोर्ट देनी पड़ेगी? 60 डेज। ये आपके प्री का क्वेश्चन है कि 60 दिन के अंदर जो कमीशन अपॉइंट करने के बाद आपको 60 दिन का पीरियड दिया जाता है, इसी पीरियड में आपको ये बात करके खत्म करनी होगी। हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, वो पैनल ऑफ कमिश्नर्स अपॉइंट करते हैं। जैसे पैनल, एक बात कहूं मैं आपको, पीपी का पैनल बनाया जाता है, पता है ना आपको, आपने सीआरपीसी में पढ़ा यस हुआ मैम, है। रिटायर्ड जजेस जो होते हैं उनको। हाँ, जी मैम जी। तो उनके नाम दिए जाते हैं ना, नाम दिए जाते हैं ना कि इनको बनाया जाएगा, यही रिकॉर्ड करेंगे। सजेशन के तौर पे नाम दिया जाता है। मैं अगर कहूं कि मेरी जगह पे उस्मा का नाम मैं देती हूँ, तो आपको फर्स्ट इसमें प्रायोरिटी बेस पे फर्स्ट आपको लिया जाएगा। ठीक है, तो स्पेशल ऑर्डर होगा और जो भी खर्चा होगा, रेम्यूनरेशन होगा, आपको भर के मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको कमिश्नर के तौर पे अपॉइंट कर दिया गया है। ये प्रोविजन 16, 16A, 17, 18 हम लोग 26 ऑर्डर में भी पढ़ेंगे। एग्जीक्यूशन, रिटर्न, ये सब देखेंगे हम लोग। रूल नंबर 5 बोलता है एविडेंस शैल बी टेकन इन अपीलेबल केसेस। अब अपील हो गई, ठीक है, आपका केस जो है वो आपके अगेंस्ट में चले गया, आपके खिलाफ चले गया, तो उसको लेकर आप क्या करोगे? अपील में जाओगे, है ना। जो केसेस अपीलेबल होते हैं, कोई कोई केसेस अपीलेबल भी नहीं होते हैं, कोई केसेस में हमको रिवीजन फाइल करनी होती है। तो क्या होता है, जो भी लैंग्वेज होगा कोर्ट का, कोर्ट अपने लैंग्वेज में लिखेगी। जैसे हमारे यहाँ मराठी चलती है, आपके यहाँ हिंदी चलती है, दिल्ली में इंग्लिश चलती है, उसके अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। और जो जज होगा वो डिक्टेट करेगा अपने टाइपराइटर को कि भैया तू लिख। ठीक है, अपने टाइपराइटर से कहेगा, तो जज क्या करेगा, वो रीजंस को रिकॉर्ड करेगा और उसके लैंग्वेज यानी उसकी भाषा में वो एविडेंस लेगा। ठीक है, आपके यहाँ पे जो भाषा चलेगी उस भाषा में ही गवाही ली जाएगी। प्रज्ञम, कुछ बोलना चाहते हो? रूल नंबर 6, व्हेन डिपोजिशन टू बी इंटरप्रिटेटेड। अब डिपोजिशन का मतलब क्या होता है, उस्मा को पता है डिपोजिशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि मैंने बहुत डिपोजिशन के ऊपर लंबा चौड़ा लेक्चर दिया था। उस्मा, डिपोजिशन क्या होता है? मैम, जिसमें जो है विटनेस कंफर्टेबल हो। हाँ, जिसमें विटनेस कंफर्टेबल हो उसी भाषा मतलब में। वो अपनी लैंग्वेज में बोलेगा, फिर ट्रांसलेटर जो होगा कोर्ट में, जो भी ट्रांसलेटर अपॉइंट होगा, वो ट्रांसलेटर उसको ट्रांसलेट करके जज को बताएगा। पर आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है? दर्द हो रहा है। आपको रेस्ट करनी है? नहीं नहीं मैम, पूरा कर लेंगे इसको। अब टाइम नहीं है मैम। अभी एक्चुअली टाइम शॉर्ट है ना, इसीलिए मैं थोड़ा ये कर रही हूँ। कर लेंगे मैम। ठीक है, एविडेंस अंडर सेक्शन 138। एविडेंस जो भी 138 के सेक्शन के अकॉर्डिंग जो लिया जाता है उसको रीड ओवर करना पड़ता है, पढ़ के सुनाना पड़ता है, और उसके बाद उसके साइन ली जाती है, उसको पढ़ के बताया जाता है कि इसका जो मीनिंग है वो ये है, और उसके बाद में वो सामने वाला बंदा उस एविडेंस के ऊपर साइन करता है। ठीक है, अगर आप एक गवाह हो, आप कोर्ट में गए हो, आप गवाही देने के बाद आपको प्रिंट आउट निकाल के दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा पढ़ो, इसमें जो लिखा है वो सही लिखा है। उस पढ़ने के बाद में आप उस एविडेंस पे साइन करते हो। ठीक है, समझा? शिवानी समझ रहा है ना? यस मैम। यस मैम। रूल नंबर 8, मेमोरेंडम व्हेन एविडेंस नॉट टेकन डाउन बाय जज। अगर ऐसी बात है कि जो एविडेंस है, जो चीजें कोर्ट को लेनी चाहिए थी वो नहीं ली, तो क्या करेगा कोर्ट?
ओपन कोर्ट में डिक्टेशन देगा। किसको? जो टाइपराइटर होता है ना, उसको डिक्टेशन देगा, उसका मेमोरेंडम बनाया जाएगा, उस मेमोरेंडम के बाद उसका मैम प्रिंट निकाला मेमोरेंडम क्या जाता होता है। है? आपको पता है, आप एग्जाम्पल के तौर पे सीआरपीसी में पढ़ चुके हो मेमोरेंडम क्या होता है? यस अगर आपके मैम। यहाँ से, हाँ क्या होता है? मैम मेमोरेंडम विटनेस का बनता है, जैसे एविडेंस का बनता है, एग्जिबिट नंबर 1, एग्जिबिट नंबर 2, ऐसे करके। आप सीआरपीसी एमओ में रेडी किया मेमोरेंडम याद जाता नहीं है। है आपको कि आपके पास गन मिलती है या आपके पास कुछ चाकू यस मिलता मैम, है? वही उसकी लिस्ट बनाई जाती है, मेमोरेंडम लिस्ट को कहते हैं। यस हाँ, मैम, जब लिस्ट बनाई पुलिस जाती अरेस्ट है। करने जाती है तो मेमोरेंडम ऑफ लिस्ट बनाती है। तो यहाँ पर जज क्या करता है, जब ये साक्षी लेता है ना, जब गवाह लेता है ना, तो वो उसका लिस्ट बनाता है और उसके बाद में उसका प्रिंट निकाल के ओपन कोर्ट में सामने टाइपराइटर को डिक्टेशन देता है। उसके बाद उस मेमोरेंडम पे वो साइन करता है, उसका प्रिंट निकल जाए और उसके ऊपर सिग्नेचर की जाती है। समझे? यस मैम। समझे या नहीं? रूल नंबर 9, व्हेन एविडेंस में बी टेकन इन इंग्लिश। अब जैसे उस्मा दिल्ली की है, वहां इंग्लिश ही चलती है, तो कोर्ट क्या करेगा, सारा एविडेंस इंग्लिश में लेगा। इंग्लिश में लेने के बाद में अगर समझो प्लीडर को नहीं समझ रहा है, यानी वकील को हिंदी आती है या पार्टी को नहीं समझ रहा है, तो उसको इंटरप्रेट करके बताएगा कि भैया देख तूने ये बोला है, ये बात है। उसके बाद में क्या करेगा, उसको दिया जाएगा और जज उसपे साइन करेगा, जिसने गवाह दिए है वो भी उसके ऊपर साइन करेगा। ये है रूल नंबर 9। सेम का सेम आपने एविडेंस में पढ़ रखा है, सेम टू सेम, कुछ अलग नहीं है इसके अंदर। यस मैम, यस मैम। रूल नंबर 10, एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड आंसर में बी टेकन डाउन। अब कोर्ट क्या करती है, जब कोई एप्लीकेशन देता है कि भैया ये क्वेश्चन एंड आंसर जो है इसका स्पेशल रीजन रिकॉर्ड करना। देखो क्या होता है ना, वकील लोग बहुत चंट होते हैं, आधा ही ब्रेकअप करके उससे क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं जैसे उसके फेवर में आ जाए। तो कोई ऐसी चीज होती है जहां पर, जैसे क्या होता है, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में लिया जाता है। क्या तेरा नाम उस्मा है? हाँ मेरा नाम उस्मा है। ये हो गया क्वेश्चन, ये हो गया आंसर। ऐसे भी एविडेंस दिया जाता है क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। एविडेंस गवाह जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में भी दिया जाता है। ये हमने चार्ज में देखा है, ये हमने चार्ज में पढ़ा हुआ है सीआरपीसी में, जब यस चार्ज मैम, फ्रेम होता है ना। सिर्फ हमेशा ऐसी नहीं होगा कि बोलना स्टार्ट करा तो बोलते ही चलेगा। नहीं, वो जो जैसे क्रॉस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आंसर राउंड होता है, वैसे ही इसमें भी हो सकता है। सेम बात, सेम बात, सेम बात। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्शन है, रूल नंबर 11 क्या बोलते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्शन है इस चीज को लेकर तो कोर्ट अलाउ भी कर सकती है, कोर्ट नहीं भी अलाउ कर सकती है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे बोला कि आप तो किसी के मैयत में गए थे ना, हाँ मैं गया था, फिर मैयत में आप क्या रो रहे थे? नहीं रोए थे। तो कोर्ट बोलेगी ये कैसा सवाल है। अगर सामने वाला लॉयर उस ऑब्जेक्शन को लेता है, कोर्ट अगर उस ऑब्जेक्शन को ओके बोलता है तो डिसाइड हो जाएगा, वरना क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्शन ओवर रूल हो जाएगा, उस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टफुली नहीं लिया जाएगा। यही बात बोलता है 11। ठीक है, जैसे रूल नंबर 12 जो है, कोई भी विटनेस गवाह जो है बेइज्जती करता है, कोई गंदे गंदे रिमार्क्स पास करता है, जैसे कि हम कॉलेज में जाते थे तो कैसे लड़के हमारे ऊपर रिमार्क पास करते हैं, तो वैसे ही ये बात है। अगर ऐसा कुछ लगता है तो कोर्ट वो रिमार्क भी लिखेगा कि भैया इसने गलत बोला है यहाँ पे। ठीक है, रूल नंबर 13 क्या बोलता है, मेमोरेंडम ऑफ एविडेंस अनअपीलेबल केसेस, जहां पर अपील नहीं हो सकती है तो क्या करेगा, नॉन अपीलेबल है तो जज क्या करेगा, डायरेक्टली रिवीजन में डिक्टेट जाएगा, करेगा रिव्यू में जाएगा। और खत्म कर देगा उधर ही। यानी कि क्या करेगा, ओपन कोर्ट में डिक्टेशन देके उस मेमोरेंडम को लेकर और डिपोजिशन ऑफ विटनेस को लेकर। यानी डिपोजिशन का मतलब क्या होता है कि जो गवाह जाके कोर्ट में बोले, जो भी गवाही देता है उसका डिपोजिशन बनता है। ठीक है, उस डिपोजिशन को लेने के बाद में जो जज होता है उस डिपोजिशन पे साइन करता है और वो डिपोजिशन जिस गवाह ने दी है उससे भी साइन लिया जाता है। ठीक है, ओपन कोर्ट में डिक्टेट करता है। टाइपराइटर क्या करता है, टाइप करता है बस। रूल नंबर 14 ओमिटेड है, पावर टू डील विथ एविडेंस टेकन बिफोर अनदर जज। अब समझो जजेस होते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, कोई जजेस ऐसे, कोई मर जाता है ना, चलते चलते एविडेंस देते देते कोई मर गया, हो सकता है ना, क्या हुआ, ट्रायल तो 10-10, 15-15 साल चलता है, चलते चलते कोई मर गया, फिर उसका कोई आ गया उसको देने के लिए, तो केस तो प्रोसीड होगा ही ना। मरने से, जैसे कोई मर भी जाए ना तो चीजें नहीं रुकती,
तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि अगर कोई मर भी गया ना तो उसका जो एविडेंस देने के लिए उसका जो सक्सेसर होगा, उसका हियर होगा, उसको लिया जाएगा। केस नहीं रुकता है किसी के मरने की वजह से, ठीक है। रूल नंबर 16, पावर टू एग्जामाइन विटनेस इमीडिएटली। अब जैसे किसी विटनेस को बुलाया गया है तो कोर्ट की परमिशन के लेकर सफिशिएंट कॉज दिखाना पड़ता है कि भैया हमको इसका एविडेंस लेना पड़ेगा, और एप्लीकेशन किसी पार्टी ने दी तो जैसे ही वो सूट इंस्टीट्यूट होता है, जैसे ही केस कोर्ट के सामने आता है, उसके बाद में आपको मैंने कहा है कि एविडेंस लिया जाता है, केस को उधर ही खत्म किया जा सकता है, और विटनेस को क्या कर दिया जाता है, उसको पढ़ के बताया जाता है कि आपने जो बोला है आप खुद बोल रहे हो, किसी के प्रेशर में नहीं, किसी ने आपको यहाँ पर जबरदस्ती नहीं लाया है, आप अपने मर्जी से आए हो। कोर्ट अगर कभी कभी किसी का नाम गलत हो जाता है तो कोर्ट उस चीज का करेक्शन करके इमीडिएटली वही करके साइन लेके खत्म करके फिनिश ऑफ कर देती है। यही है सारा, आप देखोगे ना सारा का सारा यही है। रिकॉल एंड एग्जामाइन द विटनेस, अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिकॉल का जो प्रोविजन है, कभी कभी कोई केस हमारे खिलाफ हो जाता है तो क्या रिकॉल हो सकता है? क्या केस खराब हो गया, क्या उसको रिकॉल किया जा सकता है? क्या किसी भी स्टेज पर यस कोर्ट मैम, किया जा सकता है। हाँ, अगर कोर्ट को लगता है ना कि ये क्वेश्चन को लेना चाहिए था तो उसको रिकॉल करना चाहिए तो कर सकते हैं, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। बस, ठीक है। पावर ऑफ द कोर्ट टू इंस्पेक्ट, जब किसी कोर्ट को ऐसे लगता है कि किसी भी स्टेज पे इंस्पेक्ट करना चाहिए, कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज है, तो उस चीज का वो मेमोरेंडम बनाएगा और उसके बाद में वो खुद जांच करेगा, इंस्पेक्ट करेगा कि भैया ये बात ऐसी है कि नहीं है। पावर टू गेट स्टेटमेंट रिकॉर्डेड ऑन कमीशन, यहाँ पर ये बोला गया है कि जो भी स्टेटमेंट है वो कमिश्नर क्या करेगा, पूरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा। जिस ये ज्यादातर है ना ऑर्डर नंबर 26 को कनेक्ट करता है, तो जब हम ऑर्डर नंबर 26 पे आएंगे तो और भी इसको क्लेरिफिकेशन होगा कि कौन सी स्टेटमेंट कहाँ पे रिकॉर्ड की जाएगी, कमीशन क्या किया जाएगा, कमिश्नर क्यों अपॉइंट किया जाता है, किस चीज के लिए कमिश्नर अपॉइंट किया जाता है, तो वो सारी बात हम ऑर्डर नंबर 26 में पढ़ेंगे, ठीक है। हो गया मेरा पूरा पढ़ा के खत्म, फिनिश यहीं पे।